नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सोढी। परीक्षाएं सर पर हैं। परीक्षाओं की तैयारियों का प्रेशर जहां अभिभावकों पर बहुत ज्यादा रहता है, वहीं बच्चों को भी बहुत सारे चैलेंज फेस करने को मिलते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है मेरठ से काउंसलर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूनम देवदत्त जी। मैम, आपका अमर उजाला पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि परीक्षाएं बिल्कुल कॉर्नर पर है, किस किस तरह की समस्याएं आपके सामने लोग क्वेरीज आ रही हैं, पहले तो हम उस पर बात करना चाहेंगे। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि परीक्षाएं सिर पर हैं और ये समय छात्रों के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी, दोनों के लिए बहुत प्रेशर का समय होता है। तो अभिभावकों की तरफ से देखें तो उन्हें हमेशा यही लगता है कि हमारे बच्चे पूरी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या दूसरा कि उनका मोबाइल का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है और बच्चा स्ट्रेस में है, तो उसको कैसे रिलीव करें। और बच्चों की तरफ से जो समस्याएं आती हैं कि हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन माइंड इधर उधर जाता है, या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, या कुछ को ये लगता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, जो एक्सपेक्टेशन है हमारे पेरेंट्स का, टीचर्स का, वो बहुत ज्यादा है। या कुछ बच्चों को भी ये महसूस होता है कि हम मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहे, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन बार बार एडिक्शन ध्यान उस तरफ जाता है। तो ये कुछ अभी कॉमन समस्याएं। फिर ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, किस तरह की सब्जेक्ट को कितना समय दें, किस तरह की स्टडी रिलेटेड टेक्निक से रिलेटेड भी समस्याएं आती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीइंग अ पेरेंट बहुत मुश्किल होता है। परीक्षाओं का दौर काफी मुश्किल होता है। पेरेंट्स को किस किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, पेरेंट्स की क्वेरीज किस तरह की रहती हैं? देखिए, पेरेंट्स का एक तो जो बहुत कॉमनली आजकल आ रहा है कि वो जब अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि बच्चे हमारे बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। तो जैसे कुछ समय पहले तक ये था कि अगर पेरेंट ने डांट दिया तो बच्चा चुप के सुन लेता था। अभी कुछ बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि वो फिर उल्टा हमसे रूडली बात करता है, लड़ाई करने लगता है, गुस्सा होकर बैठ जाता है। तो इस तरह के वो टेम्पर टेंट्रम वाले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पेरेंट्स को फेस करने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैम ने हमें बताया, और पूनम जी लंबे समय से काउंसलिंग कर रही हैं और लंबे समय से इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं, तो इनके समाधान आप कैसे बताते हैं? क्या क्या इजी चीजें हो सकती हैं कि एक वो मेंटल प्रेशर भी ना आए और पेरेंट्स के लिए भी इजी हो परीक्षाओं का वो दौर, और छात्र छात्राओं के लिए भी इजी हो, उसके लिए आप किस तरह से उनको सजेस्ट करें? तो सबसे पहले मैं अगर छात्रों की बात करूं तो जैसे कुछ ऐसा होता है कि छात्र थोड़ा निराश हो जाते हैं कि अब टाइम कम है। तो वाकई ठीक है, टाइम लिमिटेड है अब, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अभी भी अगर हम पूरा अपना ध्यान स्टडीज पर फोकस करें तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। सो इट इज यू स्टिल हैव अबाउट अ मंथ इन विच टू प्रिपेयर। तो अगर ये हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन इस टाइम का भी करें तो चाहे पहले टाइम वेस्ट हो गया है लेकिन इस टाइम को हम पूरी तरह से यूटिलाइज करें। तो इसका मतलब ये है कि अब हर तरफ से ध्यान हमको हटाना पड़ेगा, कि चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे रिक्रिएशन हो, वो सब छोड़ के अब बस आपको सारा टाइम या तो पढ़ाई करनी है या रेस्ट करना है, या थोड़ा बहुत टहल लिए, गेम खेल लिया अपने को रिलैक्स करने के लिए। अगर हम इस तरह का कर लेंगे तो अभी भी बहुत कुछ हासिल हो सकता है। दूसरी चीज जो आती है मोबाइल के बारे में जी, तो बहुत बार हम सोचते हैं अच्छा मोबाइल पे हम वीडियो देख लें तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस, इट इज ट्रू, अच्छी बातें हमें मोबाइल पे भी मिल सकती हैं, लेकिन अब पॉइंट ये है कि अब हमें अपनी टेक्स्ट बुक पर फोकस करने का टाइम है, क्योंकि स्पेशली 10th और 12th में जो सवाल आएंगे वो सब आपके टेक्स्ट बुक पे आधारित होंगे। अगर आपने टेक्स्ट बुक अपनी नहीं पढ़ी है तो फिर आपको उन सब्जेक्ट्स को, उन क्वेश्चंस को आंसर करने में प्रॉब्लम आ सकती है, या आपका आंसर उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। तो मोबाइल को रिस्ट्रिक्ट करें, बहुत जहां जरूरी हो वहीं उसको यूज करें, थोड़ा विल पावर यूज करना पड़ेगा,
फालतू की चीजें मोबाइल पे ना देखें और अपनी किताबों पर फोकस करें। बिल्कुल, जैसे मैम आपने अभी मोबाइल की बात की है, तो मोबाइल के बिना तो जिंदगी क्या ऐसे कल्पना करना आज के टाइम पे बड़ा मुश्किल है। और छात्र छात्राओं की बात करें तो कई बार ये भी होता है कि कोविड के टाइम से जैसे ऑनलाइन स्टडी शुरू हुआ, तो वो उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ इस तरह की समस्याएं भी आती हैं। तो क्या आपको भी इस तरह की समस्याएं जी बिल्कुल। कोविड में तो बच्चों का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हालांकि स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, लेकिन बहुत से बच्चों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जितना पढ़ना था वो नहीं पढ़ा। नतीजा ये हुआ कि बच्चों के बेसिक्स बहुत हद तक वीक हो गए, क्योंकि आपने मान लीजिए साल 2 साल तक बहुत कम पढ़ाई करके आप निकल गए, लेकिन जो उस समय जो आपको नॉलेज मिलनी चाहिए थी वो आपके पास अब नहीं है। तो अब जब आप बड़े क्लास में आते हैं तो वो आपका एक गैप बन गया है। तो ये डिसएडवांटेज बहुत बच्चों ने फेस किया। अब इसका समाधान यही है कि अब जो भी हम अब आज पढ़ रहे हैं उसको हम पूरी तरह से मास्टर करने की कोशिश करें। तो फोकस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और मोबाइल के लिए मैं फिर कहूंगी कि यस इट कैन बी यूजफुल टूल, लेकिन अगर टूल को हम मास्टर बना देंगे, है ना, अगर टूल हमारे ऊपर हावी हो जाएगा तो हमारे नुकसान है। सो टेक्नोलॉजी इन वन वर्ड, टेक्नोलॉजी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो हम मोबाइल को मास्टर ना बनने दें, हम उसको सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करें। जैसा कि मैम ने अभी मोबाइल की बात हम कर रहे हैं और मैम के पास बहुत सारी इस तरह की क्वेरीज आती होंगी। ऐसा भी देखने में आता है कई बार कि बच्चे की पढ़ाई का टाइम है, लेकिन वो देखते हैं थोड़ी देर मोबाइल देख लेता हूँ। सोशल मीडिया पे मोस्ट ऑफ बच्चों के अकाउंट्स होते हैं, इंस्टा पे वो सोचते हैं चल एक रील देख लेता हूँ, लेकिन होता क्या है वो एक रील देखने के चक्कर में तकरीबन आधा घंटा उसका वेस्ट हो जाता है। तो उस तरह का जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बचने की कोई कुछ उपाय है? हाँ, देखिए सबसे पहले तो आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आप देखिए आप छात्र हैं, आप कोई एज में हैं, आपको मोबाइल के अलावा आगे आने वाले समय में और भी हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो ये किस्म की ट्रेनिंग है कि हम डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद अपना फोकस कैसे बनाए रखें। दैट इज वेयर विल पावर कम्स। तो आप अपना मोबाइल का समय निश्चित करें कि अच्छा ठीक है, हमने अपने जो पढ़ाई एक सॉलिड पढ़ाई करनी है 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कर लिया, देन यू गिव योरसेल्फ अ लिमिटेड टाइम कि 15 मिनट्स जो हमारा रिलैक्सेशन का टाइम है उसमें हम ब्रेक में हम अपना मोबाइल अपना यूज कर लेंगे। किसी से बात करनी है, कुछ देखना है, व्हाटएवर। हाँ, इसमें जैसा मैम ने कहा, आपने अभी बोला कि वो होता नहीं है, हमने एक रील देखी फिर दूसरी तीसरी और हम उसी में बह गए। तो इसको स्टॉप करने के लिए आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स की या घर में जो भी बड़े हैं उनकी मदद ले सकते हैं। आप उनको ये बोलिए, उनके साथ एक एग्रीमेंट करिए कि ये मेरा ब्रेक है, आई वांट टू टेक अ ब्रेक एंड सी माय मोबाइल। अगर मैं आधे घंटे से ज्यादा एक्सीड हो गया तब आप आके मेरे हाथ से ले लीजिएगा मेरा मोबाइल, है ना। तो यहाँ पे वो फिर आपको, क्योंकि ये आपका एक एग्रीमेंट है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि उन्होंने आके आपसे कहा बस हो गया अब दे दो। तो इस तरह से आप अपने घर वालों की मदद लेकर के या अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना के इस चीज को आप समस्या को डील कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों की जो नेचर होती है वो थोड़ी एग्रेसिव होती है। आप उनको मोबाइल चलाने से रोकिए तो वो पेरेंट्स को या तो गुस्सा होने लगते हैं या फिर खाना नहीं खाएंगे। उस तरह की चीजें भी कई बार पेरेंट्स के सामने आती हैं। ये एक उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है जी। तो उन चीजों को पेरेंट्स कैसे इस सिचुएशन में 2 बातें मैं कहूंगी, एक पेरेंट्स के तरफ से और एक बच्चे की तरफ से। बच्चे की तरफ से तो ये है कि यू हैव टू रियलाइज दैट पेरेंट्स अगर आपको रोक रहे हैं किसी चीज से, पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से कि आपको हर मिनट ये बात याद रखनी चाहिए कि पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। हालांकि हम सोचते हैं हमारा ये बेस्ट फ्रेंड वो बेस्ट फ्रेंड, लेकिन अल्टीमेटली वेल विशर आपका कौन है? वेल विशर आपके पेरेंट्स हैं। तो अगर वो आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ रोक टोक कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली आपके भले के लिए है। हो सकता है वो बात आपको अभी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि कड़वी दवा किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जरूरी होती है। तो एक तो आप अगर ये बात याद रखेंगे कि पेरेंट्स आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं, तो आपको गुस्सा करने का कोई वजह नहीं है।
और इससे आपको ही हेल्प मिलेगी। अब इसको हम अगर पेरेंट्स की तरफ से देखें तो अब मान लीजिए आपने बच्चे को रोका, बच्चे ने उल्टा जवाब दिया, रूडली बोला, जोर से बोला, तो आमतौर पे हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम भी उसने जोर से बोला, हम भी उतना ही जोर से या और ज्यादा जोर से बोलते हैं, या हम कुछ और बढ़ चढ़ के बोलते हैं, जिससे कि पूरा माहौल खराब हो जाता है और बात बढ़ जाती है। यहाँ पे पेरेंट्स इस समय समझदारी के तौर पर ये कर सकते हैं कि बच्चे ने जो भी बोला, आप अपना टेम्पर मत लूज कीजिए, आपको अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है, आप उसको समभाव से और कम आवाज में भी आप उसको मना कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिएक्ट मत करें, बच्चा चाहे जो भी कर रहा है, हमको अपना टेम्पर मेंटेन करना है। बिल्कुल, ये तो रही बात मोबाइल की, और पेरेंट्स को कैसे बिहेव करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कई बार होता है, जैसे मैम ने बताया कि बच्चे अगर कुछ बोल रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम उनको तेज आवाज में बात करके उनको डरा देंगे, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ सकता है, तो उसका पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम डाइट की बात करें तो किस तरह की डाइट इस दौरान इम्पोर्टेंट हो सकती है, डाइट का कितना महत्व होता है? जी बिल्कुल, डाइट का जरूर महत्व है, क्योंकि डाइट ही फ्यूल है हमारे लिए। तो ये शरीर एक मशीन की तरह है, इसमें फ्यूल नहीं भरेगा तो चल नहीं पाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि डाइट के लिए बहुत चिंता ना करें, जो हमारा नॉर्मल भारतीय खान पान है आप उसी के अनुसार जाए, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज आपको नहीं चाहिए। दाल चावल रोटी सब्जी जो हम नॉर्मल खाते हैं, उसके साथ हेल्दी उसको बनाने के लिए और आप सलाद ऐड कर लीजिए, आप बच्चे हैं दूध पी सकते हैं, फल खाएं, फ्रूट्स खाएं और मेवे खाएं। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत फास्ट फूड, केवल पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, बाहर से मंगा के ही खाना है, उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वाद के लिए कभी कभी खाइए, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपकी मम्मी खाना बना के आपको देती है, चाहे जो भी वो कुक कर रही है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। टाइमिंग का ध्यान रखें, ये नहीं कि मतलब बहुत लंबा गैप कर दिया, पढ़ रहे हैं तो समय पे खाना नहीं खाया, बिकॉज द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस बेस्ट जबकि उसकी साइकिल रेगुलर हो, चाहे वो सोने और जागने की साइकिल है, चाहे वो खान पान की साइकिल है। रेगुलरिटी अपनी लाइफ में, दिनचर्या में रखें। सोने का टाइम, और आजकल भी वो सब उल्टा हो गया है, रात भर जागते हैं, या तो पढ़ते हैं या मोबाइल देखते हैं, और फिर सुबह और दिन में सो जाते हैं। बिल्कुल, मैं इसी सवाल पे आने वाली थी कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपको लग रहा है कि मैं अब स्टडी करूंगा और खाना खा लिया, तो उसके थोड़ी देर बाद ही बच्चों को लगता है कि अब नींद आ जाएगी, तो वो क्या करते हैं कि अपना डिनर स्किप कर दिया या फिर लंच स्किप कर दिया। तो उसको कैसे मेंटेन करें और कौन सा बेस्ट टाइम है पढ़ाई के लिए? क्योंकि अब जैसे मैम ने बोला कि अब तो दिनचर्या पूरी बदल गई है, लेट नाइट तक जागना और सुबह फिर देर तक सोना या फिर दिन में सोना, तो उस चीज को कैसे मेंटेन करें? देखिए, बेस्ट तो ये है, ह्यूमन बॉडी बनी है रात में सोने के लिए और दिन में काम करने के लिए, तो अगर आप ये रूटीन मेंटेन कर सकते हैं वो सबसे अच्छा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत बच्चों ने अपनी साइकिल उल्टी कर दी है, इन द सेंस रिवर्स कर दिया है कि हम रात भर पढ़ेंगे और सुबह देर तक हम सोएंगे। मैं अब यहाँ पे ये कहूंगी कि अगर आपकी ये ऐसी हैबिट एस्टैब्लिश हो गई है, तो अब इस पॉइंट पे आके बहुत मेजर चेंज करने की कोशिश ना करें। डोंट डिस्टर्ब योरसेल्फ वेरी मच, बस इतना देखें कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, कम से कम 7 आवर्स आपको नींद लेनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो आप रात में लें तो आपके लिए अच्छा है। और मील्स को स्किप नहीं करना, जैसे मैंने कहा, डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ रेगुलरिटी, एक रेगुलर साइकिल मेंटेन करें। आप रेगुलर टाइम पे उठें, नाश्ता करें, फिर लंच लें, फिर शाम को डिनर लें, बीच में कुछ स्नैक्स लें, ये सब आपका जैसा हर घर में होता है वो फॉलो कीजिए। लेकिन रात में पढ़ने के नाम पे चैटिंग और पढ़ने के नाम पे हम कुछ और देख रहे हैं, वो आप अवॉइड करें। क्योंकि जैसे आप लोग केबीसी देखते होंगे, अमिताभ बच्चन हर बार ये कहते हैं कि ये चांस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो बच्चों प्लीज ये ध्यान रखिए कि आपका 10th का या 12th का एग्जाम है, ये आपको चांस दोबारा
नहीं मिलेगा। जो आपके मार्क्स हैं वो मार्क्स आपके बायोडेटा में हमेशा रहेंगे। इसलिए जो बेस्ट पॉसिबल अपना एफर्ट आप दे सकते हैं उसको दीजिए और अपनी स्टडीज को सीरियसली लीजिए। बिल्कुल, ये तो तैयारी होगी एग्जाम हॉल में बैठने की, एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की, और किस तरीके से आप खुद को काम कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन में क्या बच्चे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। देखिए योगा मेडिटेशन तो ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हैं आपको काम आती है। योगा इज फॉर फिजिकल हेल्थ, मेडिटेशन इज फॉर योर मेंटल रिलैक्सेशन एंड सो ऑन। अगर वो आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, या आने वाले समय में आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी फिर उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता मत करिए, अभी आप अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करिए। लेकिन नो दैट योगा एंड मेडिटेशन बोथ, इफ यू कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू वेयरएवर यू आर एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग। एक और चीज कई बार देखने में आती है कि बच्चों को तैयारी करने में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि उनको एक एकांत नहीं मिलता। कई बार घर में बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे खेल रहे हैं, शोर आ रहा है कहीं से, कोई किसी को टीवी देखना है, किसी को मोबाइल चलाना है, किसी के घर में पार्टी चल रही है, तो उस तरह का शोर ये सबसे ज्यादा जी डिस्टर्ब करता है बच्चों की पढ़ाई को। तो ऐसे माहौल में बच्चों को तैयारी करना काफी मुश्किल होता है। तो किस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करें, कैसे करें? क्या इस तरह का भी कोई कुछ उपाय होते हैं? जी, तो देखिए आइडियली तो यही अच्छा है कि अगर आपको एक अलग से स्थान है जहाँ पर आप बैठ के पढ़ सकते हैं और जितना कम डिस्ट्रैक्शन रहे वो अच्छा है। जैसे और आमतौर पे होता भी है घरों में कि भाई जब बच्चों का एग्जाम है तो पेरेंट्स भी टीवी कम देखते हैं या धीमी आवाज में देखते हैं, लेकिन कई बार पड़ोसी को तो आप नहीं कह सकते। पड़ोसी को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नॉइज बहुत ज्यादा है या आपका घर ऐसी जगह पे है ट्रैफिक का नॉइज बहुत ज्यादा है, तो एक तरीका आप ये यूज कर सकते हैं कि हल्का सा म्यूजिक अपने फोन में लगा ले। उसका पर्पस म्यूजिक सुनना नहीं है, उसका पर्पस ये कि इस म्यूजिक से बाहर का नॉइज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आप अपने फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पे, तो आपका भी ध्यान म्यूजिक पे नहीं रहेगा, वो बैकग्राउंड में रहेगा और जो अननेसेसरी नॉइज है वो भी दब जाएगा और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। अब एक बहुत से बच्चे पूछते हैं कि कैसे सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। तो बेसिक बात ये है कि जो भी लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं या थियोरी सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको पढ़ के समझ के और माइंड में मेमोराइज करना है। जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको आपको मन में दोहरा करके उन पॉइंट्स को अपने माइंड में फिक्स करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर अगर 6 पॉइंट हैं आंसर में, आपको 3 या 4 ही याद आएंगे तो मार्क्स भी उसी तरह से मिलेंगे। अगर हम चाहते हैं कि कंप्लीट आंसर हमें याद हो तो हमें उसको दोहरा के माइंड में फिक्स करना होगा। रही बात न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की, कभी कभी मैंने देखा कि बच्चे हमने पढ़ ली, अपनी कॉपी देख ली कि सम कैसे करना है, मेथड हमें आता है, बहुत अच्छी बात है, मेथड आपको आता है। लेकिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जब तक आप प्रिपेयर करके मतलब वर्कआउट करके नहीं करेंगे, लिख के नहीं करेंगे, सवाल हल करके नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आपकी स्पीड और एक्यूरेसी टॉप क्लास नहीं हो पाएगी। मेथड आना सिर्फ एक पॉइंट है, मेथड के साथ साथ आपको जल्दी भी करना है और एक्यूरेटली करना है, और स्पीड और एक्यूरेसी प्रैक्टिस से आती है। तो मेथड आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको सवाल हल करने हैं। रोज 1 घंटा आपको मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, तब आपकी वो जो स्पीड बनेगी और आपको कर करके आपको एक्यूरेसी भी, फिर आप केयरलेस मिस्टेक्स कम करेंगे। तो स्पीड बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि टाइम बाउंड है, एग्जाम में लिमिटेड टाइम है। अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो मेथड आते हुए भी आपका पेपर छूट जाएगा या कुछ आप गलती करते हैं या फिर आप हड़बड़ी में गलती कर देंगे। तो इसलिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी मिस्टेक्स भी कम होंगी। बिल्कुल, जैसे कि मैम ने अभी सारी चीजें बताई कि कौन सा टाइम खाने का बेस्ट है, कौन सा टाइम आपको पढ़ने के लिए बेस्ट है, नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मुझे एक जो चीज अभी मैं देख रही हूँ, मुझे समझ आता है बहुत सारे छात्र छात्राओं की ये भी
प्रॉब्लम रहती है कि उनको बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम नजदीक होते हैं तो उनको पेट दर्द की शिकायत होने लगती है, या फिर उनको सर दर्द होगा, उनको आंखों में दर्द होने लगता है, या फिर उनको इवन नींद ही नहीं आएगी। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे कैसे वो पार पा सकते हैं? देखिए, ये जो इस तरह की समस्याएं होती है आमतौर पे ये एंजाइटी की वजह से होती है, क्योंकि जो भी है एग्जाम का डर और एक घबराहट तो होती ही है, किसी में ज्यादा किसी में कम, और थोड़ी बहुत डर होना भी चाहिए, बगैर उसके आप एफर्ट भी नहीं करेंगे। तो हाँ, किसी किसी को इस प्रकार के सिम्टम्स होने लगते हैं कि सिर में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, या पेट में गड़बड़ हो गई है। अगर ज्यादा सीवियर है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के कुछ उसकी दवा भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट तो ये है कि आप एंजाइटी को कम रखने के लिए क्या इलाज है? इलाज है आपका प्रिपरेशन। जब आपको पता होगा कि हाँ, माय प्रिपरेशन इज गुड, तो आपको एंजाइटी उतनी एक्सेसिव नहीं होगी। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप साल के शुरुआत से पढ़ाई शुरू कीजिए। एंजाइटी तब ज्यादा होती है जब हम टाइम अपना निकाल अचानक से सिलेबस को पूरा, हाँ, और अंत में आके हमें लगता है अब तो टाइम बहुत कम है, तो अब हमारे पास एक्चुअली बोझा हो जाता है। तो अगले क्लास के लिए ध्यान रखिएगा कि शुरुआत से पढ़ाई करें, रेगुलर पढ़ाई करें, तो आपको वो स्ट्रेस बिल्डअप नहीं होगा। और अभी है तो उसको अपना थोड़ा बहुत मैनेज कीजिए। अगर एक्सेसिव सिम्टम्स हैं तो उसका डॉक्टर से पूछ के कुछ आप टैबलेट्स भी ले सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद एक और चीज जो आती है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वो पूरा तैयारी अच्छी करते हैं, सब कुछ है, उन्होंने स्टडी अच्छी की है, लेकिन जब वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे तो सब याद था, लेकिन जब मैं एग्जाम लिखने बैठा तो मैं सब भूल गया। तो इस तरह की भी चीजें समस्याएं आती हैं, तो उससे कैसे करें? तो इसमें भी देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी की है आपने, और लेकिन जब आप जस्ट बिफोर द एग्जाम आपको महसूस होता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, माइंड इज ब्लैंक। So here the reason is the anxiety, as I just mentioned, कि वो anxiety normal भी है, लेकिन इससे चिंता मत कीजिए। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप जब एक बार एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठेंगे, वहां पे थोड़ा सा शांत आंख बंद करके आप बस अपनी सीट पे बैठिए और कुछ करना नहीं है, और जब पेपर आपके सामने आएगा तो धीरे धीरे आपको वो बातें रिकॉल हो जाएंगी। तो ये तो वो सिचुएशन है वेयर योर प्रिपरेशन इज एडिक्वेट, लेकिन सिर्फ मोमेंटरी एंजाइटी की वजह से लगता है हम ब्लैंक हो गए, लेकिन आप ब्लैंक नहीं है, वो सब पन्ने खुद को काम करने की जरूरत है। हाँ, उस टाइम तो आप एग्जामिनेशन हॉल टाइम से पहुंच जाइए, वहां जाके आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, बातचीत करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिट डाउन एंड ब्रीथ डीपली एंड रिलैक्स योरसेल्फ। दूसरी सिचुएशन आती है जहां पर कि वाकई हम भूल जाते हैं कि हमें लगता है हाँ ये हमने पढ़ा तो था, लेकिन क्या पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा है। कई बार ये भी होता है कि आपको पता है कि उसका क्वेश्चन का आंसर ये है, लेकिन आप जानते हुए भी उसको गलत करके आ जाते हैं। हाँ, तो दोनों चीजें हैं, मैं दोनों को बात के बारे में बोल रही हूँ। तो जहाँ पे आपको ये हो रहा है कि आपने पढ़ा लेकिन एग्जामिनेशन में याद नहीं आया, उसका रीजन तो अब मतलब उसका ये है कि आपकी प्रिपरेशन एडिक्वेट नहीं थी। आपने पढ़ा तो उस समय आपको लगा कि हमने आता है, समझ में आ गया, लेकिन उसको आपने माइंड में मेमोराइज नहीं किया, टेम्पररी रिवाइज किया। हाँ, उसको सरसरी तौर पे हमने रिवाइज किया, उसको डीपली हमने पढ़ के और माइंड में बैठाया नहीं, इसलिए वो वक्त पर हमें याद नहीं आया। तो इसका समाधान ये है कि आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है, जो आपका प्रिपरेशन है, वो थरो होना चाहिए। सिर्फ रीडिंग लगाने से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ रीडिंग लगा के एग्जाम में जाएंगे तो आप 50% भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपको 90-100% याद रहे जो आपने पढ़ा है, तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा उसको पॉइंट फॉर्म में, उसको मन में 2-3 बार दोहरा के या बोल बोल के दोहरा के। जब आप इस तरह से लर्न करेंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। कभी कभी एक चीज होती है कि एकदम से हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, लिखते लिखते वी गो एब्सोल्युटली ब्लैंक। दैट अगेन इज ड्यू टू नर्वसनेस एंड एंजाइटी। अगर ऐसा हो रहा है, पेन नीचे रख के आंख बंद करके 2 मिनट बस शांत बैठिए, पैनिक मत कीजिए, जस्ट सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, लेट योर माइंड बी ब्लैंक
जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, और आप धीरे धीरे जब रिलैक्स हो जाएंगे तो आपको वो चीजें याद आ जाएंगी। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, 2 मिनट समय दीजिए अपने आप को, 2-4 मिनट, और आप रिलैक्स हो जाएंगे तो वो चीजें आपको वापस याद आ जाएंगी। बिल्कुल, जैसा कि अभी इस पूरे बातचीत के दौरान कितनी अच्छी चीजें निकल के आई हैं, और मैं छात्र छात्राओं से ये कहना चाहूंगी कि अगर पेरेंट्स आपको ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उसको आप इस तरह से मत लीजिए, वो आपके भले के लिए सोच रहे हैं, राइट? बिल्कुल। तो ये मत सोचिए, और पेरेंट्स हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं, आपको भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और पेरेंट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को क्या किसी तरह का कोई टाइम टेबल सेट करना चाहिए परीक्षाओं के दौरान? किस तरह की आप उन्हें कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, वैसे तो मैंने देखा है कि ज्यादातर पेरेंट्स खुद ही कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन जस्ट टू रिपीट कि अगर आपके बच्चे का एग्जाम है तो जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, जैसे घर में लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना, या आपका बहुत ज्यादा बाहर जाना, या कहीं ट्रिप पे जाना, एंटरटेनमेंट, इन सब चीजों को शायद थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि या जो भी हो कम से कम इतना देखें कि उससे बच्चे का डिस्टर्बेंस ना हो। लोग आए जाए कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे का अगर अपना अलग स्थान है पढ़ने का तो उसको हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। दूसरी चीज सबसे बड़ी एक जो आजकल का प्रॉब्लम है, टीवी की। सभी को घर में टीवी देखने की आदत है, तो वहां पर आप ये भी देखिए कि अगर आपके टीवी देखने से बच्चे को डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत बार ऐसा होता है घर छोटा है, टीवी की आवाज दूसरे कमरे में भी जाती है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम भी अपने टीवी टाइम को कम कर लें। और कभी कभी इसलिए भी कि बच्चे को लगे कि देखो मैं पढ़ रहा हूँ, सारा घर टीवी देख रहा है, तो उसके साथ में मिलके हम भी अगर खड़े हैं तो चलो हम भी थोड़ा टीवी टाइम कम कर दें, और बच्चे की पढ़ाई पे हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो वो बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है। तो ये कुछ बहुत बेसिक सी चीजें हैं। प्लस बच्चे को अगर आप टाइम पे उठा सकें और टाइम पे उनका खाना पीना मिले, तो क्योंकि कभी कभी बच्चे अपना उतना नहीं मैनेज कर पाते टाइम, तो अगर एक सामंजस्य बना करके आप उनको इसमें हेल्प करें कि या बच्चे का टाइम टेबल बनाने में आप हेल्प करें, या इवन पढ़ाई में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है हमने तो कर लिया, लेकिन कभी कभी आप भी उनके पास बैठ के पूछ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट तो हमें आता नहीं, तो हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं। तो जरूरी नहीं कि आपको सब्जेक्ट आता हो, उसका तरीका ये है जस्ट फॉर मेंटल सपोर्ट, हाँ, कि आप बच्चे से कहे अच्छा तुमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है तुम हमें पढ़ाओ, हमें कुछ नहीं आता तुम हमें सिखाओ। तो कम से कम बच्चा उस चैप्टर की एक समरी बना के आपको बताए या कुछ पॉइंट्स आपको बताए, उससे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि इसने उस चैप्टर की कितनी स्टडी की है या नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है आपको यहाँ भी बच्चों को भी बोलना पड़ेगा कि आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बच्चे सीधा मुंह पे बोल देते हैं पेरेंट्स के कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ। तो मैं आपको क्या समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो मैं बोल रही हूँ बच्चों के लिए भी है कि इससे आपको खुद को हेल्प मिलेगी। मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, नाउ यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ कि हमें कितना याद है, तो आप अपने पेरेंट्स से कहिए, मदर से कहिए, किसी से भी कहिए कि हम अच्छा तुम सुनो, हम आपको समरी बताते हैं या हम आपको इस चैप्टर के बारे में बताते हैं, आप बैठ के सुनो। सो इट कैन हैपन बोथ वेज, चाहे बच्चा इसको शुरुआत करे या पेरेंट पूछे, फायदा इसमें बच्चे का ही है। और थोड़ा बहुत ज्ञानवर्धन पेरेंट्स का भी होगा, भाई आपको फिजिक्स के बारे में कुछ पता चल जाएगा, बायोलॉजी के बारे में कुछ पता चल जाएगा। तो टेक इट एज एन इंटरेस्टिंग सेशन कि आपको आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है और बच्चे का रिवीजन हो रहा है, और आप दोनों मतलब मिल के आप एक यू आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। तो अगर हम घर के माहौल को पॉजिटिव रखें और सपोर्टिव रखें और ये मान के चले कि हाँ हम घर में हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, तो एक दूसरे पे गुस्सा करने का और एक दूसरे से नाराज होने का कोई रीजन नहीं रह जाता। सो स्टडी टाइम कैन देन बिकम एन इंटरेस्टिंग टाइम। कोई बोझा नहीं है आपकी पढ़ाई, उसको बोझा लेके ना चले, एक ज्ञानवर्धन है। और इससे आप देखेंगे कि जितना जितना आप किसी भी सब्जेक्ट की डेप्थ में जाएंगे, जितना जितना आप उसको मास्टर करेंगे, आपको मजा और आने लगेगा।
ये एक भ्रांति है कि पहले हमें इंटरेस्टिंग लगेगा तब हम पढ़ेंगे। एक्चुअली जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। सो उस स्पिरिट में अगर आप अपने एग्जाम्स को लेंगे तो आपको मजा आएगा एग्जाम की तैयारी करने में भी और एग्जाम देने में भी। बिल्कुल, जैसे बहुत सारी चीजें भी बातचीत में निकल के आए कि आप किस तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ एक खुशनुमा माहौल में परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मुझे लगता है कि तनावपूर्ण माहौल तो आपको बना के रखना ही नहीं है किसी भी हाल में। और बेहतरीन तैयारी के लिए और जो भी आप कर सकते हैं उस तरह के प्रयास आप करें, मिलजुल के रहें। एक चीज और अभी जो मुझे लगता है कि यहाँ पे छूट गई कि जैसे हम मोबाइल की बात करते हैं कि हम अगर ब्रेक ले रहे हैं तो हम मोबाइल थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज जो गेम्स खेल सकते हैं बाहर जाके या घर में कुछ और गेम्स खेल सकते हैं, क्या वो हेल्पफुल होता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए ब्रेन जो है ना हमारा कभी भी रेस्ट नहीं करता, ब्रेन तो हमेशा एक्टिव रहता है। लेकिन ब्रेन को हम रिलैक्स कैसे कर सकते हैं? बाय चेंज ऑफ एक्टिविटी। जैसे कि आप अगर 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आपने माइंड की एक्टिविटी की है, पढ़ाई की है, उसके बाद हम एक्टिविटी को बदल दें, मतलब मेंटल से फिजिकल पे आ जाए, तो वो आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। तो फिजिकल एक्टिविटी कैन बी एनीथिंग। आपको कोई गेम खेलना है, आप जाके आधा घंटा अपने भाई बहनों के साथ बैडमिंटन खेल सकते हैं, छत पे जाके थोड़ा टहल सकते हैं, कोई पार्क है सामने, आप पार्क में 2-4 चक्कर लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप खुली हवा में जाके खड़े होके अपने मम्मी पापा के साथ या भाई बहन के साथ बात कर सकते हैं। तो फ्रेश एयर इज वेरी नेसेसरी। अगर हम एक बंद कमरे में बैठ के, और आजकल जैसे हीटर है, सब कुछ है, या कूलर है, जो भी, तो बंद कमरे में जब हम कुछ देर तक बैठे हैं, उसके बाद आप जब खुली हवा में जाएंगे, यू विल गेट मोर ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन। तो आपका माइंड को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। फ्रेश ऑक्सीजन विल फ्रेशन अप योर माइंड। तो आपका मन भी बदलेगा और ब्रेन भी रिलैक्स होगा, और बॉडी के लिए भी अच्छा है कि थोड़ा सा एक्टिविटी, थोड़ा मूवमेंट, वो कुछ भी हो सकता है, या घर का काम भी हो सकता है। आपने मम्मी को जाके थोड़ा किचन में हेल्प कर लिया, या थोड़ा अपने कपड़े आपने अलमारी में लगा लिए, अपना कमरा ठीक कर लिया। इवन दैट is a relaxation because it's a different activity from the studies. कई बार होता है कि मैं अगर देखें तो ये भी देखने में आता है कि आप पढ़ने बैठे हैं, आप कई बार चेयर पे जाके बैठ गए, कई बार बेड पे बैठ गए, आप पहले बैठे हैं, फिर थोड़े से लेट जाते हैं, फिर सीधे लेट जाते हैं, फिर आपने ब्लैंकेट उठाया और आप सो ही जाते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए मुझे लगता है कि इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और मैं तो ये रेकमेंड करूंगी कि बेड पे बैठ के ना पढ़ें, खासतौर से जाड़ों के दिन में, क्योंकि बहुत अच्छा टेम्पटेशन होता है कि अच्छा थोड़ा सा लेट लेते हैं और फिर नींद आ जाती है। तो टेबल पे बैठ के पढ़ें, और जैसे आप मन में अगर रिवाइज कर रहे हैं, मन में लर्न कर रहे हैं, तो आप टहल के भी कर सकते हैं, घूम के भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह पे बैठे रहें, आप अलग अलग चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन हर चीज में आपका फोकस वही रहना है कि अभी मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। बाकी जो कुछ करना है वो सिर्फ जो रेस्ट का टाइम है, रिलैक्सेशन का टाइम है, उसमें आप कुछ और भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम आप अब अपनी पढ़ाई को दें, ताकि ये जो टाइम बचा है आपके पास, इसका आप 100% यूटिलाइजेशन कर लें। इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, जैसा कि मैम से भी सारी बातचीतों के दौरान चीजें निकल के आई हैं, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी और छात्र छात्राओं को भी अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आपका बच्चा टॉप करेगा, और छात्राओं से मुझे लगता है कि आप बेहतरीन प्रदर्शन इन परीक्षाओं में करने वाले हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे में आने के लिए। फिर किसी टॉपिक पे लेके बातचीत जारी रहेगी, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे। बहुत बहुत नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।